हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में फेडरलिज्म चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कर लिया था। आज हम इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मतलब है कि हम गवर्नमेंट में थर्ड लेवल देखेंगे, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हिस्ट्री रहा है इंडिया में और क्यों इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स को लाया गया है। अगर हम इंडियन डाइवर्सिटी की बात करें, हम लैंग्वेज को लेकर बात करें, रिलीजन को लेकर बात करें, तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी को अपने अंदर समाने के लिए और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, इसके साथ जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर मैं बात करूं इंडिया के कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन आप यूरोपियन कंट्रीज के से भी ज्यादा मानते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर यूपी की पॉपुलेशन देखें तो वो रशिया से भी बड़ी है, यानी कि रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उससे भी यूपी की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है। इसी को फोकस करते हुए हमने क्या किया है, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करने का निर्णय किया है, डिसीजन लिया है। अब बच्चे डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर कर दे लोकल गवर्नमेंट के साथ, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच हो जाए, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास। तो हमारे इंडिया में ये किया गया, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। हालांकि हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बहुत पहले से चलता आ रहा था, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसमें कि रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। अगर इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे यहाँ ऐसे कुछ प्रोविजंस नहीं थे जिससे कि लोकल गवर्नमेंट को क्या मिल सके, पावर मिल सके। फिर हमारी गवर्नमेंट ने 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड किया गया और लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड की गई, यानी कि एक तरीके से बैकस्पोर्ट प्रोवाइड की गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसमें क्या हुआ बच्चे, इसमें कुछ प्रोविजंस को रखा गया कि किस तरीके से हम लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज थी वो थी रेगुलर इलेक्शन। अब इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल तक लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे नहीं। ये मैंडेटरी कर दिया कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, उसके रेगुलर इलेक्शन करवाएंगे। दूसरी चीज बच्चे, यहां पर रिजर्वेशन दिया गया SC ST OBC, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस थी या शेड्यूल्ड कास्ट थी, शेड्यूल्ड ट्राइब थी, उनको क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया। तीसरी चीज, यहां पर विमेन्स को भी रिजर्वेशन दिया गया और यहां पर 1/3 यानी कि 33% सीट्स को रिजर्व रखा गया विमेन्स के लिए। अगला, यहां पर एक बॉडी को क्रिएट किया गया जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो स्टेट में आने वाली सभी लोकल बॉडीज का क्या करवाएगा, इलेक्शन करवाएगा। और इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया जो पर्टिकुलर स्टेट को एक पावर दी गई। उसके बाद बच्चे, स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यू। अब स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स को और कुछ रिवेन्यू को किसके साथ शेयर किया, लोकल बॉडीज के साथ किया, जिससे कि वो अपनी पावर को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ प्रोविजंस लाए गए जिसने कि लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया। और हम लोकल जब गवर्नमेंट देखते हैं तो वो दो स्टेज पे हम देखते हैं। एक उसमें देखते हैं रूरल एरिया के लिए और एक देखते हैं हम उसमें अर्बन एरिया के लिए। यानी कि अर्बन एरिया में किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया, किस नाम से जानते हैं, और रूरल एरिया में उसको किस नाम से जानते हैं। अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं तो यहां पर लोकल गवर्नमेंट के 3 स्टेजेस हैं, विलेज को लेकर, उसके बाद ब्लॉक को लेकर और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को लेकर। जो पूरे विलेज की गवर्नमेंट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत बहुत सारे वार्ड्स को मिलकर बनती है, यानी कि छोटे छोटी यूनिट्स होती है गांव में, जो विलेजेस हैं उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्ड। और जो वार्ड में से एक पर्सन इलेक्ट होता है, जिस पर्सन को इलेक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वहां का पंच बोलते हैं।
और जो ग्राम पंचायत का हेड पर्सन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरपंच। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए ग्राम पंचायत पूरे विलेज के लिए क्या होती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यानी कि कोई भी फैसला लेना है विलेज के लिए तो वो कौन लेगा, ग्राम पंचायत। उसके बाद बच्चे ग्राम पंचायत वर्क अंडर दी ग्राम सभा, यानी कि ग्राम पंचायत को सुपरविजन कौन करता है, उसको किसके अंडर रह के वर्क करना पड़ता है, तो वो कौन सी है, ग्राम सभा। अब ग्राम सभा में कौन मेंबर होते हैं, तो जो वोटर्स होते हैं विलेज के वो सारे के सारे क्या होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और बच्चे ये भी ध्यान रखना कि जो पंचायत ग्राम पंचायत है इसको एक साल के अंदर 2 या 3 बार क्या करनी होती है, मीटिंग करनी होती है। इसमें कुछ डेवलपमेंट को लेकर जो वर्क पेंडिंग होते हैं या कुछ करना होता है वो देखना पड़ता है। बजट के मामले में डिस्कशन किया गया है कि किस तरीके से हमने बजट को क्या करना है, अपना यूज करना है और किस एरिया में जाकर हमें फोकस करना है और वहां का डेवलपमेंट करना है। ये सारी चीजें हम इसमें मीटिंग में देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है रूरल एरिया में सेकंड स्टेज, जिसे हम बोलते हैं पंचायत समिति या फिर बोलते हैं ब्लॉक या फिर इसे मंडल भी बोला जाता है। ये हमारा सेकंड स्टेज है और ये जो स्टेज है वो बहुत सारी पंचायत को मिलाकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और जो इसके मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पंचायत ग्राम पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। और उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेज है वो है जिला परिषद। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करते हैं, काम करते हैं और यहां पर कुछ मेंबर्स तो इलेक्टेड होते हैं और उसके साथ साथ कुछ मेंबर जैसे कि एमपी, एमएलए और अदर ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जिला परिषद का काम करते हैं, जिला परिषद में काम करते हैं। और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या बनाते हैं, जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं या कोई बजट पास करना है वो सारा का सारा कौन करते हैं, जिला परिषद में करते हैं। ये हमारा रूरल एरिया का हो गया। उसके बाद बच्चे फॉर अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में अलग सिस्टम है। यहां पर 2 तरीके के एरियाज हैं। एक है टाउन, यानी कि टाउन में हम किस तरीके के सिस्टम को ला रहे हैं, तो यहां पर जो लोकल बॉडी है उसे क्या बोला जाता है, म्यूनिसिपैलिटी। यानी कि टाउन्स में क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज को बनाया जाता है। और जो बिग सिटी होती है उसमें क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है इसका जो हेड पर्सन होता है वो उसको क्या बोलते हैं, चेयरमैन। और जो बिग सिटीज होती है उसके जो हेड को हम क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके हेड को हम क्या बोलते हैं, तो आप याद रखना इसे क्या बोलते हैं, मेयर। और ये हमारे लोकल बॉडीज का सिस्टम है। ये रूरल एरिया के लिए है और ये अर्बन एरिया के लिए। और इसके पीछे मेन मोटिव यही था कि इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन हो सके डिसीजन मेकिंग में। हर पर्सन, हर सिटीजन क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेट कर सके। और जो भी, अब देखो सेंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति, सेंटर पे बैठा हुआ पर्सन जो गांव विलेज लेवल पर जाकर काम नहीं दे सकता, उसकी प्रॉब्लम्स को वो नहीं समझ सकता। अब समझ कौन सकता है, या तो विलेज के आसपास रहने वाला या विलेज का पर्सन। तो इसका मेन मोटिव यही था कि जो पर्सन प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं वही प्रॉब्लम को क्या करें, उसका सोल्यूशन ढूंढे और वो क्या करें, उस काम पे फोकस करें। और ये हमारे फेडरलिज्म को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला काम था। ये हमारा टॉपिक इतना ही है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है फेडरलिज्म वो क्या होता है, खत्म होता है। फेडरलिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को। हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज फेडरलिज्म। उसके बाद हमने देखा कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो कि इंडियन फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। उसके बाद हमने कुछ हमारा पॉलिटिकल सिस्टम देखा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ मिलकर क्या करता है, हमारे फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसमें हमने लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पढ़े और सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़े। और जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये हमारा क्या है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसने कि सबसे ज्यादा हमारे फेडरलिज्म को क्या बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे कि हमारे
इंडिया के हर सिटीजन का पार्टिसिपेशन किसमें हो गया है, डिसीजन मेकिंग में। वो अपने लेवल पर अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, उसका हल ढूंढ सकता है। ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है और इसी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये हमारा पूरा चैप्टर हमने 4 पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू।